नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के शहर श्लॉज-एलामाऊ में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलेशिया के रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन बिन हुसैन से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 13 अरब रुपए की लागत की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेसहारा और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह तथा उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन भरा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती देने वाली एकनाथ शिंदे की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी। मुख्यमंत्री ने बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट के तीसरे और अंतिम मैच में भारत तथा श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी और टेनिस में विंबलडन चैंपियनशिप आज से लंदन में शुरू। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 91वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मलप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण शारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे महाराष्ट्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी के श्लॉज-एलामाऊ में शुरू हो गया है। सम्मेलन में की गई प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता शामिल है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के प्रति पश्चिमी देशों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये कोई सहायता या धर्मार्थ राशि नहीं है, बल्कि एक निवेश है। ये G7 देशों के लिए लाभदायक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि G7 देश टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ढांचे के लिए काम कर रहे हैं और वे जरूरतमंद देशों की मांग पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख पहुंचे। वे आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। श्री मोदी भागीदार देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा के लिए उत्साहित हैं। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि श्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज से वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। 2 राष्ट्रों की मौजूदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को 2019 में बढ़ाकर कार्यनीतिक भागीदारी का रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हुई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि विदेशों के साथ हुए नए मुक्त व्यापार समझौतों से देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। उन्होंने कल तिरुपुर में केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ निर्यातकों की बैठक में भाग लिया।
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि निर्यातकों के लिए कामकाज और साजो सामान पर लगने वाले खर्च में कमी के उद्देश्य से केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलेशिया के रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन बिन हुसैन से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने के अवसरों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में 1357 करोड़ रुपए लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई की आधारशिला रखी। एक रिपोर्ट। इन परियोजनाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संपर्क सुगम हो पाएगा, जो सामरिक दृष्टि से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। साथ ही सीमावर्ती राज्य, साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब और गुजरात के साथ और अधिक सुगम यातायात के मार्ग उपलब्ध होंगे। इन परियोजनाओं में जयपुर अजमेर ब्यावर हाईवे पर 14 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिससे इस राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने 25 नए बाईपास के निर्माण की घोषणा भी की है, जिनके निर्माण से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर कर सुगम यातायात का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। श्री गडकरी ने बताया कि सीआरआईएफ के तहत राजस्थान के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री गडकरी ने बताया कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। श्री गडकरी ने जानकारी दी कि बाड़मेर से लगे बालोतरा में 2 हार्बर का निर्माण किया जाएगा। इससे यातायात को सुगम बनाने और जाम से राहत दिलाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में 40 नए पुल बनाने का काम जारी है और 17 का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली और जयपुर के बीच नया एक्सप्रेस वे इस वर्ष दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में संपन्न हो जाएगा। आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, उनमें श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक 753 करोड़ रुपए की 2 लेन वाली सड़क का निर्माण, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर और रायसिंहनगर में बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा बीकानेर सूरतगढ़ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 को जोड़ने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर और सड़क का निर्माण और जालोर सिरोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 247 करोड़ रुपए लागत की 4 परियोजनाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बेसहारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से वे स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी। श्री कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में सरकार द्वारा संचालित कृष्णा कुटीर आश्रम की बेसहारा महिलाओं से बात कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए देशवासियों को आगे आना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा और विधवाओं की मदद के लिए गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में भी ऐसे आश्रम बनाए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कम उम्र की विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया। कृष्णा कुटीर आश्रम की महिलाओं ने उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हुए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। संसद भवन में श्री सिन्हा के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, टीआरएस के केटी रामाराव, डीएमके के ए राजा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नितिन गुप्ता को आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1986 बैच के अधिकारी श्री गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। नीति आयोग ने आज इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और विदेश सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल और राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक वीवी गिरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अपनी तरह की ये पहली अध्ययन रिपोर्ट है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें देती है। रिपोर्ट में क्षेत्र के मौजूदा आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत में बढ़ते शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्मार्टफोन तक व्यापक पहुंच को देखते हुए इस क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता पर प्रकाश डाला। अहमदाबाद की एक अदालत ने एनजीओ कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को 2 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। उन पर 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। अहमदाबाद पुलिस ने शनिवार को दोनों को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के शहर शिलॉज एलामाऊ में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलेशिया के रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन बिन हुसैन से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 13 अरब रुपए की लागत की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेसहारा और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह तथा उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र भरा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती देने वाली एकनाथ शिंदे की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी। मुख्यमंत्री ने बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट के तीसरे और अंतिम मैच में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। और टेनिस में विंबलडन चैंपियनशिप आज से लंदन में शुरू। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों के विभागों का फिर से आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेशवासियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। एकनाथ शिंदे के पास मौजूद नगरीय कार्य तथा लोक निर्माण विभाग को सुभाष देसाई को आवंटित किया गया है, जबकि गुलाबराव पाटिल के पास जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग का अतिरिक्त प्रभार अनिल परब के सुपुर्द किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे उदय सामंत के कल एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने के कारण उनका विभाग आदित्य ठाकरे को दे दिया गया है। गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई का प्रभार संजय बंसोडे को, राजेंद्र पाटिल येदवकर के विभाग का अतिरिक्त प्रभार विश्वजीत कदम को दिया गया है। एक और मंत्री अब्दुल सत्तार का विभाग प्राजकत तानपुरे देखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को कथित धन शोधन मामले में कल पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
इससे पहले भी निदेशालय ने संजय राउत से 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में पूछताछ की थी, जिसमें इस वर्ष अप्रैल में उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 197 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 2,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.57% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,208 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 17,073 नए मामलों की पुष्टि हुई और 21 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई। अब तक 4,27,87,606 मरीज ठीक हुए। वर्तमान में 94,420 लोगों का उपचार हो रहा है। अब तक 86 करोड़ 10 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 3,03,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्र को याद कर रहे हैं, जिन्हें 27 जून 1944 को मृत्यु दंड सुनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के भीष्मपुर के निवासी राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी थे। वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे। उन्होंने जिले में अंग्रेजी हुकूमत के कई प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हथियार जमा किए थे। पुलिस राजनारायण को उनके गांव से नहीं पकड़ पाई और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई। राजनारायण भेष बदलकर मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन एक विरोध रैली में भाग लेने पर उन्हें 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें किसी अन्य नाम से 6 महीने बॉम्बे जेल में काटने पड़े। आखिर राजनारायण मिश्र को पहचान लिया गया और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खीरी लाया गया और हत्या और तोड़फोड़ के लिए हथियार कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। 27 जून 1944 को राजनारायण को मृत्यु दंड सुनाया गया और लगभग 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1934 में 27 जून को हुआ था। सुनो 19
1906 में जन्मे गुहा चटगांव के एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के सूर्य सेन समूह को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार भी उपलब्ध कराए। गुहा को 25 अप्रैल 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसिडेंसी जेल, हिजली कैंप जेल और मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 20 फरवरी 1934 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 27 जून 1934 को अश्वनी गुहा की मृत्यु हो गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी मूल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 जून 1925 को हुआ था। मूल सिंह लायलपुर जिले के जरानवाला के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1922 में अमृतसर में गुरु का बाग मोर्चा में लोगों पर अत्याचार की खबर सुनकर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मूल सिंह ने 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ लाहौर के भाई फीरू गुरुद्वारा संगत साहिब तक निकाले गए जत्थे में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। मूल सिंह को हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। हिरासत में ही 27 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। इस महान देशभक्त को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद मारबी सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। मारबी सिंह ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों को हथियार भी मुहैया कराए। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। अंडमान में कारावास में ही 27 जून 1859 को उनका निधन हो गया। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट का तीसरा और अंतिम मैच श्रीलंका के रंगिनी दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में कल भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण मैच 12 ओवर तक सीमित कर दिया गया। विंबलडन चैंपियनशिप आज लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में शुरू होगी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और एम्मा राडुकानु, स्टेन वावरिंका और कार्लोस अलकराज आज ग्रैंड स्लैम में अपने अपने मैच खेलेंगे। नोवाक जोकोविच विश्व के 75वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी दक्षिण कोरिया के क्वोन सोन वू के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एंडी मरे का मुकाबला आज विश्व के 77वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से होगा।
वहीं स्पेन के कार्लोस अलकराज अपने अभियान की शुरुआत जर्मनी के जेन लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के सेरीफोर्ड सभागार में आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लेखक, निर्माता, निर्देशक आर माधवन ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री माधवन ने कहा कि यह फिल्म अंतरिक्ष और आईटी क्षेत्रों में भारत के तकनीकी कौशल का उत्सव है। ये फिल्म उस्ताद नाम्बी नारायणन को श्रद्धांजलि है, जिनका विकास इंजन कभी विफल नहीं हुआ। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि फिल्म बहुत ही मनोरंजक है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। और अब आज का संस्कृति संदेश, ये समर्पित है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। वंदे मातरम, यही वह गीत है जो देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना और बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसकी रचना बंगाल के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र का जन्म 1838 में 27 जून यानी आज ही के दिन बंगाल के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 1857 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया। इसके तुरंत बाद वे डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए। बंगला में सबसे पहले लिखने वालों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अग्रणी माना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना थी राजमोहन्स वाइफ। 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन भी किया। 1882 में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास आनंद मठ ने देश में एक ज्वाला का काम किया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। उनके अन्य उपन्यासों में कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, कृष्णकांतेर दफ्तर, देवी चौधरानी और मोचीराम गोरेर जीवन चरित शामिल हैं। उनका अंतिम उपन्यास 1886 में प्रकाशित सीताराम है। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र का निधन हो गया और लोग आज भी उनकी रचनाओं को पढ़कर संवेदनाओं से भर जाते हैं। असम में मौसम साफ होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि अन्य इलाकों की तुलना में बराक घाटी में स्थिति अभी थोड़ी गंभीर बनी हुई है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 28 जिलों में 22 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा और 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए कल सिलचर जिले का दौरा किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। यहां हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। स्वतंत्रता सेनानी मलप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण शारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे महाराष्ट्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के शहर श्लॉज एलामाऊ में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलेशिया के रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन बिन हुसैन से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 13 अरब रुपए की लागत की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेसहारा और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह तथा उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन भरा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती देने वाली एकनाथ शिंदे की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी। मुख्यमंत्री ने बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट के तीसरे और अंतिम मैच में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी।
और टेनिस में विंबलडन चैंपियनशिप आज से लंदन में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।